अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त शदीद मंदी का रुझान आज देखा गया है। आज भी इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई है और उसके साथ साथ आज के दिन सरमायाकारों को 3 खरब से ज़ायद का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। आज जो स्टॉक मार्केट के हालात रहे उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान वज़ारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब। उनसे जानेंगे कि आखिर आम आवाम के लिए रिलीफ कब और कैसे मिलेगा। नाज़रीन, बात करेंगे पीडीएम के लिए फैसला कौन घड़ी आन पहुंची है। मौलाना की दी गई डेडलाइन में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। चूंकि 6 दिसंबर को पीडीएम का इजलास होने जा रहा है। पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कब होगा और कैसा रहेगा, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे शरीफ खानदान को अदालती, सियासी और बैरूनी मामलात ने आन घेरा है और उसके साथ साथ नून लीग अपने सियासी कैरियर के फैसला कुन मोड़ पर है। नून लीग क्या नया नैरेटिव लेकर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच, और स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे, फोन कॉल के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब। प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी अदील, ये बताइएगा इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुई है। डॉलर इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अवाम एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए रिलीफ कहां है। एक तरफ हम IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सख्त शराइत है। रिलीफ कहां है? देखें, पहले हम स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। उसमें जो शदीद मंदी देखी गई है स्टॉक मार्केट में, जब हुकूमतें जब स्टॉक मार्केट गिरती है उस वक्त कहती हैं जी स्टॉक मार्केट जो माशी सिमत है उसका तयन नहीं कर रही होती, बल्कि इसके डायनामिक्स और होते हैं। और जब ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो फिर यही हुकूमत कहती है, कोई भी हुकूमत हो, वही कहती है जी देखें स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो ये इन्वेस्टर्स का एतमाद है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिसियाँ उन पर एतमाद है। तो लेकिन आज जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा कि आज सिर्फ स्टॉक मार्केट ही क्रैश नहीं की बल्कि हुकूमत की पॉलिसियाँ क्रैश हुई हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। तो मैं भी यही समझता हूँ उसकी रीज़न ये है कि एक दिन में 2300 पॉइंट का स्टॉक मार्केट का गिर जाना ये वाकई तशवीशनाक है। और उसकी जो बड़ी वजह है तिजारती खसारा है। तिजारती खसारा अचानक इस तरह से बढ़ जाना, और इमरान खान साहब का तो फोकस इस चीज पे है। वो तो जब हुकूमत में आए और वो कह रहे थे जी तिजारती खसारा माजी की हुकूमतें इतना छोड़ के गई और उसकी वजह से ये सारा कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है, और तिजारती खसारा कम भी किया हुकूमत ने। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे ये पूछेंगे कि मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, ये तिजारती खसारा अचानक बेकाबू क्यों हो गया है, ये वजह क्या है और जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई? पहले तो आपने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, तो इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें कुल मिला के 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं और ये पिछले 10-12 बल्कि 20 सालों से वहीं के वहीं हैं। और उस 2.5 लाख में से भी अब बामुश्किल जो है 25 से 30 हजार लोग स्टॉक मार्केट के बेसिस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इसको आप ये जनरलाइज कर दें कि आज 22 करोड़ आवाम का, जैसे भी मारिया ने पता नहीं कितने खरब या पता नहीं कितने अरब का नुकसान निकाला था, 3 खरब। तो हाँ, तो वो जो है ऐसा नहीं होता, जो शेयर्स ट्रेड होते हैं ऐसा नहीं है कि वो जो है आज नुकसान हो गया खत्म हो गया, जो होल्ड करेगा उसके जो है नुकसान नहीं होता। जब मार्केट रिकवर होती है तो पूरे हो जाते हैं। नंबर 1। सर, आज की तारीख की बात करें कि आज की तारीख में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है जी। नंबर 2, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन का जिक्र किया। उन्होंने शायद कभी स्टॉक मार्केट इससे पहले अपने दौर में देखी ना हो। जितनी स्टॉक मार्केट के बुरे क्रैशेस उनके जमाने में हुए, पिछले जब 2016-17 में जब ये गए थे आखिरी दफा, जब वो पनामा का मसला हुआ था, तो उसके बाद ये 2-2 हजार पॉइंट जो है अक्सर हफ्ते में एक दफा गिर जाती थी बाजार। और ये 53,000 इंडेक्स, इन्होंने 41,000 इंडेक्स छोड़ के गए थे। अगर आज के भी 2000 निकाल दें तो मार्केट जो है 43-44,000 में है। मार्केट में अभी भी इस्तेकाम है। आज क्यों गिरी उसकी एक वजह बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक तो अदील ने तिजारती खसारे की बात की, दरामदी बिल की। दरामदी बिल की जो है वो सबको ये था कि ये $8.25 अरब क्यों आया। तो वो जो है तफसीलात फिर हमने वक्त के साथ शाया की कि इसमें सिर्फ इस महीने में $621 मिलियन की जो है वैक्सीन इम्पोर्ट हुई है, और उसके अलावा जो तकरीबन 8% बनती है इस महीने के दरामदी बिल का, और $2.4 अरब का तेल इम्पोर्ट हुआ है, जो हम बार बार आपके कितने प्रोग्रामों में भी हमने जिक्र किया है इसका कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।
उसके बाद जो है 1.1 अरब डॉलर की मशीनरी आई इंपोर्ट हुई है। 2.2 अरब डॉलर का खाम माल आया है जो हमारी एक्सपोर्ट्स और जो यहाँ पे मुल्क पर तैयार होता है। तो ठीक कोई अयाशी का सामान नहीं आया इसमें। और सबसे जो अहम चीज है, ये तमाम की तमाम चीजें आलमी मार्केट में डबल हो गई थी और ये बार बार आती है, प्रोग्राम से जिक्र हो रहा था। ठीक है। अच्छी चीज क्या होती है कि जब हुकूमत इसका इकदाम कर ले इस दरामदी बिल का, क्योंकि जब आपको एक शौक नजर आ रहा है, सिर्फ हमारा तिजारती खसारा नहीं बढ़ा, इंडिया का नवंबर के महीने में 23.5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा आया है, जो एक साल पहले 10 अरब डॉलर था। तो हमारा एक साल पहले 2-2.5 अरब डॉलर था, जो है इस दफा 5 आ गया। तो कोई हमने कोई अजूबा कोई चीज नहीं कर दी। इसमें अप्रिशिएट करने वाली चीज ये है कि हमने अपने जखायर बढ़ाए हुए थे और जिससे हम उसको फाइनेंस कर पा रहे हैं। माजी में जब ये 6-8 महीने जब दुनिया में ऐसा शौक आता रहा है, तो 2008 में मैं आपको ले जाता हूँ, जब ऐसा शौक आया था तो 6 महीने में हमारी बैलेंस शीट उड़ गई थी, मुल्क की रिजर्व उड़ गए थे। अभी भी आज की तारीख में भी ये तमाम खसारों के बावजूद भी मुल्क के तारीखी जखायर हैं और अभी सऊदी अरब के पैसे इसमें शामिल नहीं है। वो शामिल हो जाएंगे तो वापस हम 20 अरब डॉलर स्टेट बैंक के जखायर पे आ जाएंगे। मुजम्मिल साहब, ये जो मशीनरी आई है, जाहिर है ये मशीनरी आई है, इंडस्ट्री लगेगी, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। ये चीजें, ये कोई वन टाइम ऐसी इंपोर्ट थी जिसने बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर, और अब आगे से ये एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करेंगी चीजें? नहीं, देखिए, मशीनरी तो पिछले 3-4 महीने से मुसलसल आ रही है। मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि 7.7 अरब डॉलर में मशीनरी और कैपिटल गुड्स कितनी इंपोर्ट हुई है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे अहम चीज है, जो हमारी नजर में जो वन टाइम है, वो जो इस वक्त आलमी मार्केट में कीमतों का बढ़ावा है। याद होगा, अभी मैंने आप लोगों के साथ ही हफ्ता 10 दिन पहले प्रोग्राम किया था, उस वक्त मारिया में से लड़ रही थी कि पेट्रोल बढ़ने वाला है, और मैं आप लोग के प्रोग्राम में बोल के कहता कि पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। आप लोग अभी इसको एडमिट करें या रिपीट कर दें, अगर मैंने बोला था तो इसको चला भी दें, ठीक है ना। और अगली 15 तारीख को भी इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा, अगर यही हालात रहे शायद नीचे भी आ जाए। ये खुशखबरी सुना रहे हैं सर इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि कम हुआ है, अगर बढ़ने की वजह इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ना है तो कम होने की वजह भी इंटरनेशनल लेवल पे कम होना है। अब तो महंगाई आ जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप लोग को तसल्ली एक देखे गया था। मैं सर, हम बहुत अच्छे जॉर्गन्स तो यूज करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना अवाम जो है ना वो रिलीफ मांगती है, कॉमन अवाम रिलीफ मांगती है। उनको करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब नहीं पता, लायबिलिटी क्या है, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। हाँ, तो अभी आपको मैं बताता हूँ रिलीफ कहाँ कहाँ आ गया। रिलीफ जो है, अब देखें, चीनी की कीमत नीचे आ गई, आटे की कीमत में इस्तेकाम, प्याज, आलू, टमाटर, ये जो आम आवाम इस्तेमाल करती है। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी जो आप लोगों को खदशा था। ठीक है। डॉलर का राज सवाल, देखें, डॉलर आवाम खाती है ना पीती है। डॉलर से अगर कोई चीज मुल्क में आती है, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सस्ती हो। अब हमने क्या किया, खाने पीने की चीजें तो सस्ती कर दी हैं। अब जो चीजें हम बाहर से बरामद करते हैं और उसकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया में इसका असर है। आज यूरोजोन का आया है डेटा, 4.9%, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोरिया 3.7%, उनका 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिका का 6.2% महंगाई है, उनका 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये तमाम ममालिक भी तो हैं। आप सर, अगर सब अच्छे की रिपोर्ट है, सर अगर सब अच्छे की रिपोर्ट है, कोई मसला नहीं है, तो मसला क्या है? क्या मसला हमारे इकोनॉमी स्ट्रक्चर में? नहीं, देखें, मसला कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि हम जो बता रहे हैं आपको कि आलमी जो चीजें हुई हैं उसके असरात अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुल्क बिल्कुल ही हाथ से निकल गया है और चीजें तितर बितर हो गई, कंट्रोल होना शुरू हो गई। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 11.5% जो है महंगाई का नंबर आया है नवंबर का। इसमें अगर आप देखें तो जो खाने पीने की जो देहातों के इलाकों की इन्फ्लेशन है वो 5.5% से गिर गई है और शहरी इलाकों की 2% से गिर गई है। पहले तो आप लोग का यही ऑब्जेक्शन था ना कि खाने पीने की चीजें बहुत महंगी है, आम आदमी के इस्तेमाल की है। अब जो चीजें उसमें खाने पीने में जो बढ़ी है, वो खाने का तेल है, वो बाहर से बरामद हो रहा है, वो अभी भी ऊपर है, लेकिन वक्त के साथ जैसे नीचे आएगा वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आना शुरू हो गई है। आने वाले महीनों में आपको दरामदी बिल में भी कमी नजर आएगी। और इसके अलावा कुछ चीजें वन ऑफ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस 5 माह में 2.25 अरब डॉलर की हमने वैक्सीन मंगाई। अब ये वैक्सीन इस तरह जिंदगी भर नहीं आएगी। फिर इसके अलावा हमने चीनी इंपोर्ट की थी। सर, वैक्सीन से याद आ गया कि ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कोरोना के बाद में जो हमें पैसे मिले उसमें भी 40 अरब रुपए का बड़ा अच्छा पॉइंट है। करप्शन हुई है। देखें, खसारे में अलग आता है और पैसे अलग आना होते हैं, दो चीज होती है। ये जो दरामदी बिल में वो वैक्सीन नजर आ रही है, तो अभी आप दरामदी बिल की फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहे, आप इस वक्त बात कर रहे हैं दरामदी बिल इतना आया है। अब उसमें किसने किसको पैसे दिए, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूँ कि आपने जो है एक जगह जाके खाना खाया
उसके 20,000 रुपये बिल आया, बिल अपनी जगह है, उसके पैसे अदील ने दे दिए तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ये जो आप इंपोर्ट बिल कोट कर रही हैं, ये जो है सिफर नहीं, इसमें ये शामिल है इसकी कीमत में। अब वो पैसे कहाँ से आए, हमने अपनी जेब से दिए, उधार लिए, जो भी आया वो दरामदी बिल में नजर आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको। मुज़म्मिल साहब ये दूसरी बात बताइए ये कि जो मैं बता रहा था कि आने वाले दिनों में हमारे दरामदी बिल में खास तौर पे जो मैंने आपकी शायद आपके प्रोग्राम में भी बोला था कि जो दूसरे 6 महीने होंगे जनवरी से जून, उसमें हम बहुत बड़ा जो है स्लो डाउन देख रहे हैं, और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर वही खसारा वगैरह कम कर देंगे। अब आपने एक बात की, खान साहब तो बड़े खिलाफ है उसके, देखिए खान साहब बिल्कुल खिलाफ है। खान साहब ने आलमी महंगाई नहीं की, तेल की कीमत डबल नहीं की, खाम तेल की कीमत डबल नहीं की, खाम तेल भी उतना आ रहा है, फ्रांस से पेट्रोल भी उतना आ रहा है, उसकी कीमत डबल होगी, तो इस वजह से तजारती बिल नजर आ रहा है। मुज़म्मिल साहब ये उन्होंने जो बताएं, ऑरेंज ट्रेन नहीं लगवाई, मुज़म्मिल साहब ये उन्होंने जो बताएं कि सऊदी अरब से जो पैसे ट्रांसफ़र होने हैं वो कब तक होंगे, और IMF ने जो हमें किस्त देनी है वो कब तक आ जाएगी। और साथ ही ये भी बता दें कि जो बात आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, चले आम आदमी को तो नहीं समझ आती कि इम्पोर्ट बिल क्यों बढ़ा और कैसे ये कम होगा। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है, या आप उनको नहीं बता सके, नहीं समझा सके कि एकदम ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल हुई कि 2000 पॉइंट गिर गई? अच्छा सिद्दीक भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बड़ा ही अच्छा सवाल किया। देखिए स्टॉक मार्केट में ना साल में 222 या 225 दिन कारोबार होता है, दिन अच्छा हो या बुरा हो, बाज दिन जो है ना स्टॉक मार्केट किसी वजह से गिरता है, बाज दिन बढ़ता है। यानी 222 दिनों में अगर आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री निकालोगे ना, तो साल में जो है अच्छे बेहतरीन सालों में भी साल में जो है ना एक साल में 50-60 दिन गिरता भी है, बढ़ता भी है। तो स्टॉक मार्केट ये जो आज गिरी है, ये जुम्मे को बढ़ी भी थी, तो ये स्टॉक मार्केट तो कीमतों का ही पड़ा था। एक जो चीज आप मिस कर गए, कल स्टॉक मार्केट में आज जो गिरने की वजह थी, कल जो है मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट, मार्केट के सूद की शरह है, वो 1% से ज्यादा बढ़ गई, बल्कि 1.5% बढ़ गई। आज स्टॉक मार्केट में जो मातम था ये उस चीज का था, और उसमें वो कंपनियां जो कर्जा लेके ज्यादा चल रही थी, उन कंपनियों में बर्बादी आई हुई थी। जो कंपनी अच्छी थी, जिनके पास कैश था, जिनका कर्जा नहीं था, वो उस तरह नहीं गिरी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि इसमें थोड़ी सी तहकीक करके बात करनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट तो रोजाना का काम है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है हर तीसरे दिन गिरती भी थी। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को ये नहीं पता तो जाके वो थोड़ा सा तहकीक कर ले। दूसरा आपने कहा कि सऊदी अरब वाले पैसे कब आएंगे, उम्मीद है कि पीर वाले दिन वो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी आपने बात बोली थी IMF वाली, IMF का हमने मनी बिल टेबल करना है, जो है अभी वो कैबिनेट में जाएगा, फिर जो है ये कितना बड़ा तूफान लेकर आएगा मुज़म्मिल साहब, ये नया मनी बिल कितना बड़ा तूफान लेकर आएगा? क्योंकि हेडलाइंस तो यही चल रही हैं, एग्जेम्पशंस खत्म हो गई और इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो सुर्खियां हैं वो यही है कि तूफान आ जाएगा, क्योंकि टैक्सेस की एग्जेम्पशन आप खत्म कर रहे हैं IMF को खुश करने के लिए। तो ये कितना बड़ा महंगाई का इम्पैक्ट आएगा? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग का सौदा अगर महंगाई ना बोले तो बिकता ही नहीं है ना, तो आप लोगों को बोलना आप लोग की मजबूरी है, ठीक है। देखें ये पहली बात तो ये है कि ये है ना, ये नया टैक्स नहीं लग रहा है, ये एग्जेम्पशन फट रही है। और सिद्दीक याद है हंस रहे थे जब मैंने कहा था मारिया का मोबाइल महंगा हो जाएगा, मेकअप महंगा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये चीजें महंगी हो जाएंगी। ना हमने खाद पे टैक्स लगा रहे हैं, ना हम ट्रैक्टर पे लगा रहे हैं, ना हम खाने पीने की चीजों पे लगा रहे हैं। हाँ वो वाली चीजें जो अगर आप कोई जो है बाहर से जबरदस्त किस्म की चॉकलेट्स मंगा के खा रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स मंगा रहे हैं, वो चीजों पे लगेगा, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह ताला आम आदमी की जिंदगी मुतासिर नहीं होगी। हाँ जो थोड़े से पैसे वैसे खर्च करते हैं, बाहर की इम्पोर्टेड चीजें पहनते हैं, महंगी खरीदते हैं, उसको जरूर फर्क पड़ेगा। और उसका महंगाई में हमारी अगर बास्केट देखे CPI में, उसका कोई खास अमल दखल नहीं है। सही है। तो मुज़म्मिल साहब ये डॉलर जो है, ये इसको कब लगाम डलेगी? आखिर ये डॉलर का कुछ ना कुछ तो हुकूमत भी सोच रही होगी ना, कि इस तरह तो बिल्कुल ओपन छोड़ दिया बस इसने अपनी मर्जी से, बस यानी स्टेट बैंक को भी परेशानी नजर आ रही थी कि ये डॉलर के हवाले से, आखिर इसका होगा क्या? तो कंट्रोल करना भी सोल्यूशन नहीं है और फ्री छोड़ना भी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा चले, अब आपने डॉलर की बात की तो यार मैं थोड़ा सा आपको ना कुछ बताना चाहूंगा। आज सुबह की खबर है, दुनिया में क्या हो रहा है। तुर्की 77% एक साल में गिरी है करेंसी, अर्जेंटीना 20%, हमारी फिर तीसरे नंबर पे 9.5%, जापान एक मुस्तहकम मुल्क है, अमीर मुल्क है, 9.2%, ब्राजील 9.2%, साउथ अफ्रीका 9%, साउथ कोरिया बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है 7.8%, ऑस्ट्रेलिया 7.8%, मैक्सिको 7.5%, यूरोप 7.4%। तो 9.5 हमारी गिरी और इन ममालिक की गिरी है। तो ये क्या हुआ, इधर क्या हुआ यार, यही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। एक्सचेंज रेट जो है एक शॉक एब्जॉर्बर है। अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर अच्छा शॉक नहीं लगा होगा उसमें,
शॉक एब्जॉर्बर में क्या होता है कि जैसे ही खड्डे में गाड़ी जाती है वो जो शॉक आपकी गाड़ी को नीचे ले जाता है ताकि झटका ना लगे, और ऊपर फिर ले आता है जैसे आप खड्डे से बाहर आते हैं। तो एक्सचेंज रेट इस तरह काम करता है, इसीलिए तो हमारे रिजर्व्स महफूज रह गए, उस तरह नहीं गिरे जिस तरह दुनिया में तबाही और खसारा हुआ। अगर हम एक जगह रख देते खुदा ना खास्ता, तो ये इस वक्त आपकी मुल्क की फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी होती। अभी तो डॉलर जो है 20-22 रुपए जो है लो से ऊपर आया, सऊदीया से जो ये हमें कहीं आगे जाके 40-50 रुपए की कहानी बन जाती। तो ये बहुत जरूरी था करना। सऊदीया से जो हमें डिपॉजिट मिल रहा है प्लस IMF से जो हमें पैसे आने हैं, क्या इसके बाद एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा? पॉसिबिलिटी? देखिए, एक्सचेंज रेट का सिर्फ पैसे आना मकसद नहीं होता। एक्सचेंज रेट का मकसद ये होता है कि आपका तजारती तवाजुन बैलेंस हो जाए सबसे पहले, और वो जो है उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो अभी इस महीने जो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है, इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये आपका तजारती खसारे का सबसे बड़ा महीना है। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे उसमें इस्तेकाम आएगा, और जैसे मैंने कहा कि अगले 6 महीने जो जनवरी से जून तक हैं वो बहुत बेहतर होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रेजुअली एक्सचेंज रेट ना सिर्फ उसमें इस्तेकाम आएगा, और अगर चीजें फेवर में हुई तो मजबूत भी होना शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस कितनी कम होने जा रही हैं 15 दिसंबर से, कोई अंदाजा? अदील भाई, सॉरी सिद्दीक भाई, 15 तारीख को जो है आलमी मार्केट का रेट देखेंगे और अपना एक्सचेंज रेट देखेंगे, और अपने कुछ टैक्सेस भी रिकवर करने हैं। बहुत सारे मुल्कों में कम हुई है प्राइस। गवर्नमेंट तो आगे डेफिसिट में जा रही है ना, इसमें खसारे में जा रही है। लेवी भी कम की हुई है, GST भी कम किया हुआ है, वो भी तो आपने रिकवर करना है, और IMF की ये कंडीशन भी है। जी इश्तिहार देने हैं, कैसे देंगे इश्तिहार अगर रिकवर ना करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इसलिए साहब ने प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे PDM के लिए फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। 6 दिसंबर को एक सरबराही इजलास होगा जिसमें डिसाइड किया जाएगा बेसिकली आगे PDM ने करना क्या है। एक ब्रेकिंग भी आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन PDM के लिए फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। 6 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है। जो मौलाना साहब ने डेडलाइन दी थी उसमें सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। सिद्दीक, PDM के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है अगले चंद घंटों में। आप क्या समझते हैं, ये इजलास इंपॉर्टेंट होने वाला है या फिर ये भी जो गुज़श्ता इजलास हुए हैं विद नो रिजल्ट्स, ये भी एक इजलास होगा और कोई कंक्लूजन नहीं होगा और ख़त्म हो जाएगा? ये तो फैसला करना है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि उन्होंने पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखना है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना है, या वो जो दीन की बात करते हैं, वो जो जिहाद की बात करते हैं, वो जो जंग की बात करते हैं, वो जो डट जाने, लड़ जाने, आगे बढ़ जाने की बात करते हैं, उस पर मौलाना साहब कायम रहते हैं। अब मसला क्या है, इस वक्त बयानिए कितने चल रहे हैं? इस वक्त 1 नहीं 2 नहीं 5 बयानिए चल रहे हैं। पहले बयानिया क्या था, वोट को इज्जत दो, उसकी वजह से बनी PDM। अब मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, जो सिपा सालार हैं, जो इस कश्ती को चला रहे हैं, जो इनके कायद हैं, जो इनके कप्तान हैं, जो इनके सिपा सालार हैं, वो कह रहे हैं कि PDM बनाने के मकासद को इज्जत दो, जिस मकसद के लिए PDM बनी थी उस मकसद को पूरा करो। अच्छा, नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को एक मौका दो, ये उनका नारा है। ये नवाज शरीफ साहब का नया नारा है। ये नया नारा है कि शहबाज शरीफ को मौका दो। कब बना ये? अभी कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है? ये कैसे हो गया? सर, आखिरी जो PDM का इजलास हुआ है ना, उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर थे। नवाज शरीफ मौलाना को कायल करते रहे कि इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं है। मरियम क्या करेगी? वोट को इज्जत दो से शहबाज शरीफ को मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल मौका दो, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए दो। ये नवाज शरीफ का नारा, नया नारा ये है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो सकता है जिसमें एटलीस्ट बंदे को प्रूव करने का टाइम भी तो देखें, हो सकता है कि वो 6 के बाद एक और मौका ले लें, टाइम थोड़ा सा गेन करना चाह रहे हैं। वो दिसंबर तक का टाइम चाह रहे हैं कि दिसंबर तक रुक जाएं, 31 दिसंबर तक का टाइम दे दें। अच्छा, मौलाना का नारा है, पहला नारा था वोट को इज्जत दो। मौलाना का नारा है कि PDM बनाने के मकासद को इज्जत दो। नवाज शरीफ कह रहे हैं शहबाज शरीफ को मौका दो। शहबाज शरीफ कह रहे हैं काम को इज्जत दो। और मरियम कह रही हैं कि नहीं, अदलिया पर हमलों, फौज पर हमलों को और बढ़ा दो। और इस वक्त यानी कि मरियम और नवाज शरीफ साहब भी एक पेज पे नहीं, वो भी एक पेज पर नहीं रहे, क्योंकि मरियम साहबा देख रही हैं सोशल मीडिया, वो ट्विटर को देख रही हैं, वो इर्द गिर्द बैठे हुए परवेज रशीद साहब, इन लोगों की बातों में चल रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब तक वो सारी चीजें मनोअन पहुंच गई हैं, जो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं सदीक साहब कि मरियम और नवाज शरीफ इस मामले पे एक पेज पे नहीं रहे। बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं रहे। मरियम साहबा क्या चाहती हैं? मरियम साहबा चाहती हैं नैरेटिव बदल कि उनके वालिद आए और आगे जेल चले जाएं। वालिद जेल जाना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त शरीफ खानदान 3 महाजों पे बुरी तरह से मुश्किलात में घिर चुका है। नंबर 1 सियासी महाज पे इसलिए घिर चुका है कि PDM का मुस्तकबिल स्टेक के ऊपर लग गया है। क्या करें, पार्लियामान के अंदर इनको नाकामी हुई, सड़कों पे इनको नाकामी हुई, डील इनकी नहीं हो रही, बात इनकी नहीं बन रही,
इमरान खान जो है वो तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा महाज है अदालती महाज। अदालती महाज के ऊपर ये राना शमीम का बयान अल्फिया लाए, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप और हम अपनी आंखों से रुसवा होते हुए देख रहे हैं उस बयान अल्फी को। उसके ऊपर जो चीजें हो रही हैं वो हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा मामला है जो इन्होंने एक और दरखास्त जो दायर हुई है, जो कि सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब ने दायर किया कि कमीशन बनाया जाए, वही बात जो नून लीग चाहती है। नून लीग का एक तरीकाकार है, इनका वतीरा रहा है, ये मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है कि 16 एंकर चले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ की तकरीर की इजाजत दी जाए। अब भाई एंकरों का क्या काम है, साफियों का क्या काम है नवाज शरीफ की तकरीर से? तो ये इस तरह से प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि सलाहुद्दीन साहब प्रॉक्सी हैं, लेकिन वो जो दरखास्त लेकर गए हैं वो दरखास्त जो है वो सारी शरीफ खानदान के ख्वाहिशात की पे मबनी जो पूरा पेपर है वो है। लेकिन मारिया उसमें जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने पेश होना है खालिद जावेद खान साहब ने, मुझे नहीं लगता कि सलाहुद्दीन साहब की बात बनेगी। जिस तैयारी के साथ वो पेश होंगे, जिस तरह के वो दलाइल देते हैं और जितने वो क्लियर हैं इन चीजों के ऊपर, वहां पे इनका कुछ नहीं बनने वाला। अब 6 को क्या होगा? 6 को मौलाना साहब जो हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मौलाना ये कहते हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात की डेट आ गई पंजाब में तो हमारी गेम हो जाएगी खत्म, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मौलाना चाहते हैं। यहाँ एक सवाल है सदीक साहब, सवाल ये है इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात हों या कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कॉन्फिडेंस में नजर आती है अवाम में जाने के लिए? आप कह रहे हैं जी बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो वो परेशानी बढ़ जाएगी दूसरी जानिब। अच्छा, ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। इमरान खान साहब बल्दियाती इलेक्शन को देख ही नहीं रहे कि उसमें कौन जीता कौन हारता है। उनका यह है कि हमारा वादा था बल्दियाती इंतखाबात का, करा दो, फंड्स दे दो, नीचे तक चीजें पहुंचना शुरू हो जाएं, लोगों को पता चले कि हमने वादे की तकमील कर दी है। बेशक उसमें ईवीएम यूज हो रही है कि नहीं, ईवीएम यूज हो रही है नहीं हो रही, कौन जीता है कौन नहीं जीता, इलेक्शन इमरान खान साहब बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं। जो दूसरा आपका सवाल है, ये जो आने इलेक्शन आने अभी कुछ हल्कों में, उसकी उनको फिक्र कोई नहीं है। वो टारगेट उनका 2023 है। इस वक्त इमरान खान साहब हर आने वाले दिन के साथ अपनी तैयारी बढ़ाते चले जा रहे हैं 2023 के इलेक्शन के लिए। और पीडीएम को, और वो किस बेसिस पर है, किन ग्राउंड्स पर है? वो इन ग्राउंड्स पर है मारिया। उनको ये लगता है कि जैसे अभी आपने देखा कि अब ऑयल प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं और इस तरह से वो समझते हैं कि आगे जाके वो रिलीफ दे पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि एहसास पुरगैम। फिर इसी तरह से मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हेल्थ कार्ड। अगर सदीक साहब ये 1 जनवरी से इनका टारगेट है, 1 जनवरी ना भी हो, फरवरी तक भी चला जाए, अगर ये हेल्थ कार्ड हर शख्स की जेब में, बच्चे बड़े बूढ़े हर शख्स की जो प्रोटेक्शन ये हेल्थ की कर दें, मगरबी ममालिक से भी ज्यादा बेहतरीन ये सिस्टम जो मॉडल है अगर ये इंप्लीमेंट कर दें, ये बहुत बड़ा ये सियासी गेम चेंजर फैसला होगा। इसमें मैं आपको बताता चलूं इमरान खान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। उन्होंने हर तरफ जो है ना वो चीजें एक्टिव कर दी हैं। मसलन वजीरों को उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना, कमेटीज में जाएं, हल्कों में जाएं, अवाम को फेस करें, अवाम को जाके बताएं। एहसास पुरगैम तेजी से बढ़ाने जा रहे हैं, कामयाब जवान पुरगैम। ये उन्होंने कहा है उस्मान डार साहब को कि उस्मान डार को कहा है कि इसकी स्पीड डबल कर दो जो कर्जे देने हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जे हैं, मैं आपको जाती मालूमात की बुनियाद पर दिल बड़ाई से बता रहा हूं कि बैंकों ने तेजी से कर्जे देने शुरू कर दिए हैं घरों की तामीर के लिए। तनख्वाहदार तबके को तेजी से शुरू कर दिए हैं और मैंने इसको चेक किया है। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं कि तेजी से कर्जे देने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, साथ ही हेल्थ कार्ड आपको पता है कि 1 जनवरी से जो आपका आईडी कार्ड है पंजाब का, वो आपका हेल्थ कार्ड है। फिर साथ ही कुछ और इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो तेजी से कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अगले इलेक्शन में भरपूर कैंपेन चला के सदीक साहब से एक सवाल वैसे करना चाहता हूं, अगर मैं वैसे आपसे क्वेश्चन कर, लेकिन आप पहले करिए। इसलिए सवाल मैं करना चाहता हूं सदीक जान साहब से। सदीक जान साहब, उस्मान बुज़दार साहब की परसेप्शन कैसे ठीक होगी? वो तो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जब बड़े बड़े इजलासों में बैठते हैं तो वो पंजाब की जानिब भी उनका निशाना होता है, रुख उसी जानिब होता है। अब तो सरवर साहब अगरचे उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे पंजाब के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके भी रिजर्वेशंस हैं। ये आप समझते हैं कि उन्होंने काम किया लेकिन परसेप्शन ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो वो कैसे ठीक होगी परसेप्शन? अच्छा, परसेप्शन मैं आपको बता दूं कैसे ठीक होगी। देखें पाकिस्तान के अंदर ना आप देखते हैं कि एक इवेंट होता है और सारा साल की किसी की बनी हुई परसेप्शन बिल्कुल खराब हो जाती है, या कोई एक ऐसा इवेंट होता है कि किसी की परसेप्शन जैसी भी हो वो एकदम हीरो बन के सामने आ जाता है। देखें अदील बड़ाई साहब, मीडिया की परसेप्शन के अगर ऊपर आप जाएंगे तो उसमें तो उन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया तहरीक इंसाफ को कि बिल्कुल फारिग हो गए। लेकिन देखें अगर मेरे घर में, मैं एक घर में रहता हूं और मेरा कर्जा मंजूर हुआ है, ठीक है, तो क्या मेरे इर्द गिर्द 10 घरों को नहीं पता चलेगा? अगर हेल्थ कार्ड अल्लाह ना लेके जाए किसी को हॉस्पिटल में, वो जाएगा क्या? उसको नहीं पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा हुकूमत ने लोगों को रिलीफ दिया है। और अगर
और आप याद करें दिल बड़ाई साहब, जिस दिन इमरान खान साहब ने बयान दिया था एब्सोल्युटली नॉट का, उस दिन आपने देखी थी पाकिस्तान के अंदर फिजा कैसी बन गई थी। उस एक महीने के अंदर अंदर ऐसा लगता था कि अगर इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत जाएंगे। एक चीज को और यूएन जनरल असेंबली में जब उन्होंने खिताब किया था तो वो उस वक्त एक पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं। सबके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे भरने पड़ रहे हैं। ये फिर इसी बात पे आ जाए ना हमारी सब एक तो यही मसला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये जो आपकी सोच और अप्रोच है, ये बड़ी तादाद है पाकिस्तान में सोच और अप्रोच की, कि जब इमरान खान साहब बयान देते हैं आप खुश होते हैं, वेल डन, गुड जॉब। साइड ऑफ द स्टोरी भी तो देखनी है ना सदीक, हम एक साइड ऑफ द स्टोरी तो नहीं देख सकते। तो फिर फैसला कर लेना कि गैरत से सर उठा के जीना है या अमेरिका की गुलामी इख्तियार करनी है। हमें यू हैव गॉट द वैलिड पॉइंट, बट ये भी होता है ना कि हमें वो स्टेटमेंट देनी चाहिए जो हम एब्जॉर्ब भी कर सके। लेकिन खैर ये एक नहीं मारिया, देखिए मसला क्या है, इमरान खान अगर भारत के साथ तिजारत शुरू कर दे तो आप इतराज कर देती हैं कि इमरान खान तो कहते थे कश्मीरियों का कातिल है और ये है। तिजारत बंद होती है, टमाटर महंगे होते हैं, कौम खड़ी हो जाती है कि टमाटर महंगे हो गए हैं, हुकूमत को गिरा दो। पर तिजारत तो भी चल ही रही है। टमाटर का इस्तेमाल कर लिया करें ना, चीनी भी फिर आप ये जब आपको दिस इज नॉट द वैलिड पॉइंट कि मैं चीनी भी छोड़ दूं, टमाटर भी छोड़ दूं, रोटी भी छोड़ दूं, पेट्रोल भी छोड़ दूं और मैं मारिया आखिरी एक पॉइंट ये ध्यान में रखें कि अब इमरान खान साहब खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं और ये बड़ा चैलेंज है पीडीएम के लिए। एक तरफ पीडीएम जलसे कर करके थक गई है, अक गई है, लड़खड़ाती फिरती है, गिरती फिरती है। दूसरी तरफ एक ऐसे टाइम पे जब बिल्कुल पीडीएम थक चुकी है, हार चुकी है, शिकस्त पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, अदालतों के अंदर भी मामला उनके गड़बड़ चल रहे हैं। और एक और जो इशू है, अगर हमें टाइम मिला आज हम आज कर लेंगे कि पीडीएम अदालतों में क्यों नहीं जा रही ईवीएम और उस पे भी ओवरसीज की वोटिंग के मामले के ऊपर। ठीक है अदिल आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन ब्रेक का टाइम हो चुका है और आज ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि शरीफ खानदान को अदालती, सियासी और बैरूनी मामलात पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। जैसे अभी सदीक ने भी कहा है कि उनका नारा और नैरेटिव बदल चुका है, अब वो वोट को इज्जत देने की बात नहीं कर रहे, अब वो शहबाज शरीफ को मौका देने की बात कर रहे हैं। इस सारे मौके के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शरीफ खानदान को अदालती, सियासी और बैरूनी मामलात पर मुश्किलात ने आन घेरा है। नून लीग अपने सियासी कैरियर के फैसला कुन मोड़ पर है। अदील, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस भी किया, सदीक ने भी कहा कि नून लीग बेसिकली अपना स्टांस बदलने वाली है। वो कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ को मौका देना है। लेकिन एक और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जहाँ पर अगर मैं अदालती मामलात को डिस्कस करूँ तो कुछ फैसले हुए थे 19 नवंबर को, कानून साजी हुई थी, उसके हवाले से ऑपोजिशन कह रही थी कि हम अदालतों में जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। अभी तक वो अदालतों में गए क्यों नहीं है? देखें, अदालतों में एक तो बिल ऐसा था जो वाकई मुतनाज़ा था, उसको हुकूमत ने फौरी तौर पे उसे दिन एजेंडे से निकलवा दिया, वो मामला हो गया मुअख्खर। बाकी रह गया ईवीएम वाला और इंटरनेट वोटिंग वाला मामला। ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग वाला जो मामला है, इस पे अपोजिशन परेशान है इसको अदालतों में चैलेंज करने के हवाले से। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने, जाहिर है इसे इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ तो हुई नहीं है, क्या मौक़िफ़ लेकर जाएंगे अदालत में कि जी इसमें कोई बाईपास हुआ है, कोई आईनी तरीकाकार नहीं हुआ। बिल्कुल ये गया कायमा कमेटियों में गया, ग्रॉस रूट लेवल तक इसमें लेजिस्लेशन में इसमें इनपुट आई, कौमी असम्बली से यह मंजूर हुआ, सेनेट में गया, 90 दिन में पास नहीं हुआ, उसके बाद फिर ये वापस आया, उसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास, सबसे बड़ा पार्लियामेंट का फोरम, वहां से मंजूर हुआ। अब मसला क्या है? मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें ओपिनियन दे चुकी है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इस हवाले से। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में 3 रुकनी बेंच कह चुका है इंटरनेट वोटिंग के हवाले से कि जी इनको दिया जाए, इनका आईनी हक है। अब अगर ये जाते हैं अदालत में, अदालत में जाते हैं, अदालत ये तो नहीं कहेगी कि नहीं जी नहीं, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना। अदालत ये तो नहीं कहेगी कि टेक्नोलॉजी का, हाँ जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। और ना ही अदालत ने ये चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं जी वक्त कितना रह गया, ये तो इलेक्शन कमीशन के काम है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, उसमें ये कहा गया कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बल्कि ये तो मामला अगर चला गया, बल्कि अगर इलेक्शन कमीशन को इसमें नोटिस हो गया, उनसे तो पूछा जाएगा सवाल कि आपको तो हमने कहा था कि सेनेट इलेक्शन में भी करें, उसका क्या बना? तो अदालत ने तो जाहिर यही कहना है उसके बाद, अगर अदालत का फैसला नजीर मौजूद है कि जी ये करें। जब अदालत ये कहेगी
फिर और ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी। अब उनकी परेशानी ये है कि हमारा नैरेटिव तो ये है कि हमने ईवीएम को गंदा करना है, इंटरनेट वोटिंग को बनाना है मुतनाज़ा। हमारी दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला दे दिया तो फिर तो सारा नैरेटिव तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अब जाहिर है अभी समझ नहीं आ रही कि इसमें अपोजिशन जाएगी, इसमें किसी और फरीक ने जाना है। वो भी अभी ये देख रहे हैं। हुकूमत रोजाना कमेटियों पे कमेटियां बनाई जा रही है, हुकूमत रोजाना शर्तों पे शर्तें रखी जा रही है, हम फंड्स नहीं देंगे। और वैसे भी सदीक साहब से इस पे हम कमेंट भी लेंगे कि शिबली फराज साहब वाला जो मामला है और वो फवाद चौधरी साहब वाला जो मामला है कि ये क्या मामला, ये कंफ्यूजन क्यों है कि फंड्स देने वाला मामला, फंड्स रोकने वाला। इसमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की एक आईनी पावर है, हुकूमत उसके सामने इनकार नहीं कर सकती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या ये कहेगा कि मैंने कानून पे अमल नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं कह सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चौधरी साहब ने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी मदद चाहिए हम वो फराहम करेंगे। हम ना सिर्फ मदद फराहम करेंगे, उन्होंने फंड एलोकेट कर दिए हैं। हाँ। उन्होंने कहा ये लें जी 57 अरब रुपया, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। और तो और वसीम अकरम प्लस जो है उन्होंने भी हैरान कर दिया है। उन्होंने भी कहा है जी पंजाब में भी बिल लेकर, ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, वो तो अभी थोड़े से मसाइल दायर इत्तेहादियों के साथ हैं, उनके कंसर्न दूर हो जाते हैं तो वहां पर सूबाई कानून भी आने वाला है। ये तो सिर्फ वफाकी कानून की बात नहीं हो रही। लेकिन इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के मामले पर फवाद चौधरी साहब ने कल ये कहा था कि हम तब तक फंड्स एलोकेट नहीं करेंगे अगर कोई भी इलेक्शन अगला जो भी होना है, मोस्ट प्रॉब्ली NA 133 का इलेक्शन होना है, उस पर फंड्स एलोकेट नहीं करेंगे अगर ईवीएम का इस्तेमाल ना किया गया। लेकिन शिबली फराज साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिद्दीक ये क्या मामला है? दो मुख्तलिफ एक चीज ऐड कर दूं, शिबली फराज साहब ने ये कहा है कि वो वजीर आजम साहब की नमाज पढ़ने गए और उसके पीछे डिस्कशन हुई और इसी दौरान कोई ऐसा कोई बात हुई, तो ये कोई फैसला नहीं है। सदीक साहब क्या इन्फॉर्मेशन है इस पे? देखें, इस पे हम मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी और हमने उनके अल्फाज को ना ज़रा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया फवाद चौधरी साहब के। फवाद चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि एक राय ये थी, कहीं फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा था कि फैसला हो गया काबीना का। काबीना का फैसला होना और काबीना में किसी चीज़ की तजवीज़ आना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम देंगे नहीं मतलब नहीं देंगे। देखें, अगर एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कह रहे कि अब नहीं देंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि एक तजवीज़ है, एक है कि आप कहती हैं कि हमने सदीक को प्रोग्राम में कल से नहीं बिठाना, एक है कि आप कहती हैं कि तजवीज़ है हमारी टीम में कि सदीक को कल से प्रोग्राम में नहीं बिठाना। तो फर्क है ना, एक है कि आप फैसला सुना रही हैं कि फैसला हो गया, तजवीज़ भी बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये बात हो रही है साहब, ये तजवीज़ भी खतरनाक है। अगर ये तजवीज़ भी आ जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल घबराने वाली बात तो है और संजीदा बात है, लेकिन जाहिर है फैसला नहीं हुआ। और शिबली फराज साहब ने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं थे, यानी ये डिसीजन नहीं है। तो अब क्या फंड्स एलोकेट? देखें, अभी तक तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत। इलेक्शन कमीशन भी जरा आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी वाला उनका मिजाज बन गया है, उनको भी बड़ा शौक है खबरें चलवाने का। जरा को मामला होता है तो वो भी टिकर फीड कर देते हैं, जारी कर देते हैं ज़राए से। तो ये नहीं करना चाहिए इदारों को जो है वो अपनी लिमिट्स में। लेकिन अब ये मामला NA 133 के इलेक्शन में खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि अगर ईवीएम पर नहीं होंगे तो हुकूमत के बहुत बड़े स्टांस को धचका लगेगा। कोई इस पे कोई हुकूमत को मसला नहीं, हुकूमत तो वैसे इस खेल में ही नहीं है ना। वो अच्छा, हुकूमत नहीं चाहती ईवीएम से इलेक्शंस हो? मैं NA 133 की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत वहाँ पे इलेक्शन लड़ी नहीं रही। इलेक्शन करवाना तो हुकूमत इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। हुकूमत का नैरेटिव इसमें स्ट्रेंथन हो सकता है। वो कैसे होगा? इलेक्शन ये हो ही नहीं सकता कि जीतने वाला और हारने वाला ये इल्जामात का सिलसिला ना हो। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इसमें आमने सामने होंगे, उसके बाद लगेंगे धांधली के इल्जामात। वोट खरीदने वाले से चीजें सामने आ चुकी हैं। जाहिर है इमरान खान साहब और उनकी जमात इस ये जो दंगल है इससे बाहर है 133 वाला। लेकिन इसमें अगर उस दिन कोई भी ऐसी चीज रिपोर्ट हो जाती है पोलिंग स्टेशन लेवल पर बेजाब्तियों की, वो फिर खान साहब बोलेंगे देखें जी हम तो कह रहे थे ईवीएम ले, ये तो पायलट प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते। इंश्योर करवाना इलेक्शन कमीशन के थ्रू के ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाए। अगर अगर बिल पास करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है इंश्योर भी करवाना चाहिए। खाली बिल पास तो बहुत सारे होते हैं, इंप्लीमेंटेशन भी तो हो ना, तब वो एक चीज अथेंटिक होती है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।